आजकल जब भी आप सोशल मीडिया खोलते हो तो आपको ये हर जगह दिखाई देता है कि कुछ लोग नेताओं को भगवान के समान मान लेते हैं। वही कुछ लोग एक साधारण सा सवाल पूछने पर भी उन्हें गद्दार, अंधभक्त, देशद्रोही कहकर कोसते हैं। भक्ति कब अंधी हो जाती है जब लोग सच्चाई को देखकर भी आंख बंद कर लेते हैं, लॉजिक को नकार लेते हैं। भारत में मौजूदा सरकारी व्यवस्था, मीडिया, सोशल मीडिया, शिक्षा और कानून के जरिए आम लोगों को कैसे अंधभक्त बना रही है। अंधभक्ति का क्या मतलब है? इसका मतलब किसी नेता या राजनीतिक पार्टी को इतना आदर्श मानना कि आप उनकी कोई भी कमी देख ही ना पाए। ये कोई नया बात नहीं है। इंदिरा गांधी के जमाने में इमरजेंसी के समर्थकों ने भी ऐसा ही बर्ताव दिखाया था। हालांकि आज के जमाने में डिजिटल टूल्स की वजह से ये चीज़ कहीं ज़्यादा बड़े पैमाने पर हो रही है। फिजियोलॉजी में इसके दो कारण, एक कन्फर्मेशन बेस, लोग सिर्फ उसी जानकारी पर यकीन करते हैं जो उनके पहले से मौजूद विश्वास को मजबूत करती है, जबकि किसी भी ऑपोजिशन इन्फॉर्मेशन को नज़रअंदाज कर देते हैं। नंबर 2, कोग्निटिव डिसोनेंस। जब रियलिटी और विश्वास मेल नहीं खाते तो लोग सवाल पूछे बिना भावनाओं में उलझ जाते हैं। कई लोग कहते हैं मोदी जी 56 इंच की छाती वाले नेता है, देश के मसीहा है। इस तरह की अति प्रशंसा से लोग क्रिटिसिज्म सुनने पर भड़क उठते हैं। सबसे बड़ा हथियार टीवी मीडिया है। रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी 2026 के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 180 देशों में से 197वें स्थान पर है। 2025 में ये 191वें स्थान पर था, यानी स्थिति और बिगड़ गई। कई लोग इस मीडिया को गोदी मीडिया कहते हैं, यानी सरकार के गोद में बैठने वाला मीडिया। इसी तरह विपक्ष न्यूज को बड़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, सरकार की गलतियों को छुपाया जाता है। जैसे पुलवामा हमले के बाद बालाकोट हमले के दौरान 24 घंटे राष्ट्रवाद के ढोल बजाए गए थे। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ को काफिले पर हुए आत्मघाती बोमा हमले में 40 जवान शहीद हो गए। जैश-ए-मोहम्मद इस हमले की जिम्मेदारी ली। पूरे देश में शोक और आक्रोश से भर गया। 12 दिन बाद 26 फरवरी की सुबह भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकवादी शिविर पर हवाई हमले किया। 1971 के बाद पाकिस्तानी भूमि पर यह पहला भारतीय हवाई अभियान था। स्ट्राइक के बाद विदेश सचिव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद न्यूज चैनल पर जश्न का माहौल छा गया। 300 आतंकवादी मारे गए। भारत ने हवाई हमले में करीब 300 आतंकी मार गिराए। सर्जिकल स्ट्राइक 2.0। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। और मोदी जी का निर्णायक नेतृत्व जैसे हेडलाइन और ब्रेकिंग न्यूज लूप्स बार बार दिखाए जाते रहे। ये घटना लोकसभा चुनाव से ठीक पहले घटी थी। मीडिया ने बार बार कहा मोदी सरकार के कड़े कदम, देश की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं। विपक्ष को अक्सर कमजोर, पाकिस्तान समर्थक या महज राजनीति करने वाला बताया गया। स्टीम सेंटर की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय मीडिया ने एक तनाव बढ़ाने वाले एजेंट के तौर पर काम किया, सरकारी पक्ष का समर्थन किया और राष्ट्रवादी बयानबाजी फैलाई। कई मामलों में मीडिया ने भड़काऊ और बिना पुष्टि वाली रिपोर्ट प्रकाशित की और असल में बीजेपी के प्रोपेगेंडा मशीन के विस्तार के तौर पर काम किया। व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब पर देशभक्ति के गाने, मीम्स, नारे और छेड़छाड़ किए गए वीडियो फैलाए जाते हैं। जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं उन्हें राष्ट्र विरोधी कहकर ट्रोल किया जाता है। आम जनता में देशभक्ति और गुस्सा इतनी भड़क उठती है, दूसरे जरूरी मुद्दे जैसे बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था की हालत पीछे छूट जाते हैं। ये उग्रवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का विरोध नहीं है, देश की सुरक्षा सबसे बड़ी है। क्या मीडिया ने सिर्फ सूचना दी या उसने भावनाओं, राजनीति और राष्ट्रवाद को मिलाकर एक तरफा तस्वीर पेश की? कोविड के दौर में कुछ चैनल पर ऐसी चर्चाएं दिखाए गए जिसमें ये सुझाव दिया गया कि गाय का मूत्र कोरोना का इलाज करता है। कोविड-19 महामारी के दौरान जब पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी थी, हॉस्पिटल में बेड खत्म हो गए थे और लाखों लोग मर रहे थे, तब कुछ टीवी चैनल और पॉलिटिकल नेताओं ने गोमूत्रों को कोरोना का इलाज के रूप में बढ़ावा दिया। मार्च 2020 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने नई दिल्ली में एक गोमूत्र पार्टी का आयोजन किया। वहां मौजूद कई लोगों ने गाय का मूत्र पिया, ये दावा करते हुए कि इससे कोरोना से बचाव होगा। जय गौ माता की। कुछ न्यूज चैनलों ने इस मुद्दे पर बहस और चर्चा की। भाजपा नेता और भोपाल सांसद साध्वी पूजा ठाकुर ने 2021 में कहा रोजाना देसी गोमूत्र पीने से कोरोना से होने वाला
फेफड़ों के संक्रमण ठीक हो जाते हैं। मैं इसे रोजाना पीता हूँ, इसलिए मुझे कोरोना नहीं हुआ। Bhopal BJP MP Sadhvi Pragya once again finds herself in the middle of a controversy. This after she claimed that she was not affected by COVID as she regularly consumes Gau Mutra or cow urine. If that was not enough, she even proclaimed that drinking cow urine can cure lung infection. ये बयान कई चैनल पर प्रसारित हुआ। आसाम भाजपा विधायक सुमन हरिप्रिया, उन्होंने विधानसभा में कहा था गाय का मूत्र और गोबर कोरोना का इलाज कर सकते हैं। कुछ चैनलों ने इन दावों को आयुर्वेदिक समाधान के रूप में प्रस्तुत किया था। जो लोग सिर्फ टीवी देखते थे वो भ्रमित हो गए। कई लोगों ने वैज्ञानिक उपचारों के बजाय अप्रमाणित उपायों का सहारा लिया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और डॉक्टरों ने बार बार चेतावनी दी, इससे बीमारी फैलने का खतरा बढ़ सकता है। चुनाव से पहले रिलीजियस पोलराइजेशन पैदा करना सबसे बड़े रणनीति में से एक है। इस तरह की कंटेंट सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर व्यापक रूप से प्रसारित की गई। खासकर 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले लव जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद, हिंदू खतरे में है, अधिकताएं, राम मंदिर, CAA, आर्टिकल 370 जैसे मुद्दों का इस्तेमाल लोगों के भावनाओं को भड़काने के लिए किया जाता है, जिसमें कहा जाता है विपक्ष मुसलमानों को खुश करने का काम कर रहा है। 2024 के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में विपक्ष को मुस्लिम लीग कहा और मुसलमानों को घुसपैठिया बताया। ACLED की एक रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी के दूसरे कार्यकाल के दौरान हिंदू मुस्लिम संघर्ष बढ़ गई। सोशल मीडिया पर डीपफेक बहुत आम बात है। पुराने क्लिप्स काटकर ऑडियो चेंज या कॉन्टेक्स्ट बदलकर फैलाया जाता है। विपक्ष नेताओं के पुराने भाषण को एडिट करके उन्हें हिंदू विरोधी या राष्ट्र विरोधी बयान देते हुए दिखाया जाता है। कितने हुए बताओ? 50, 15 कितना हुआ? 73, 73। मगर कहा जाता है 50 से 55% पिछड़े वर्ग के लोग हैं, 15% दलित है, 8% आदिवासी है। कितने हुए बताओ? 50, 15 और 8 कितना हुआ? 73, 73। 2024 के चुनाव के दौरान अमित शाह का एक पुराना क्लिप एडिट करके फैलाया गया था, जिसमें यह दिखाया गया कि उनका इरादा आरक्षण व्यवस्था को खत्म करने का है, जो एक संवेदनशील मुद्दा है। आम नागरिक, खासकर वो लोग जो जानकारी के लिए पूरी तरह से व्हाट्सएप, यूट्यूब पर निर्भर करते हैं, उस कंटेंट पर विश्वास कर लेते हैं, गुस्से और डर से पीड़ित होकर अपना वोट डालते हैं। अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई जैसे वास्तव मुद्दे पीछे छूट जाते हैं, एक इको चेम्बर बन जाते हैं, जिसमें एक पक्ष को केवल अपने धर्म पर खतरा नजर आते हैं और वो विरोधी पक्ष को खलनायक के रूप में देखते हैं। शिक्षा किसी भी समाज के भविष्य को आकार देने का सबसे बड़ा हथियार है। मौजूदा सरकार NCERT की किताबों में बदलाव, नीप 2020 और नेताओं के जरिए किस तरह से अंधभक्ति को बढ़ावा दे रही है, खासकर मिडिल क्लास और गरीब परिवारों के बच्चों के मन में। लगभग 70 से 80% बच्चे जो गरीब और मिडिल क्लास परिवार से आते हैं, वो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। NCERT की नए किताबों में मुगल काल और दिल्ली सुल्तानात से जुड़े कई आम हिस्सा हटा दिए गए। Full of Mughal history, right from the Delhi Sultanate onwards. The entire Mughal Empire used to be what we studied in history textbooks. मुगलों को पूरी तरह से लगभग नेगेटिव नजरिए दिखाया गया। उनके अच्छे योगदान को कम करके दिखाया गया। जातिगत भेदाभेद, गुजरात दंगे और गरीबी की असलियत को दिखाने वाले हिस्सों को कई जगह पर कमजोर कर दिया गया है या पूरी तरह से हटा दिया गया है। So all social movements have been removed. So all form of protests in this country, which this country stands on, have been removed. All of that, all mentions of that, all mentions of riots, Milan, have been removed, including 2002 Gujarat, including most riots that have taken place in, I would reckon, in the last 30 years. All mentions of riots have been completely removed from these textbooks. मिडिल क्लास प्राइवेट स्कूल और कोचिंग सेंटर पर निर्भर करते हैं। नीप 2020 के जरिए प्राचीन भारतीय ज्ञान, संस्कृति और हिंदू परंपराओं पर ज्यादा जोर दिया गया है। इससे मिडिल क्लास के युवा हिंदुत्व के गौरव और
एक ही नेता के मौजूद नेतृत्व में अपना भरोसा रखना सीख लेता है। बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर सवाल उठाने के बजाय इमोशनल निष्ठा बढ़ती है। नए पीढ़ी को हिंदुत्व विचारधारा के अनुसार पालना पोसना, ताकि वो बिना सोचे समझे एक विचारधारा का समर्थन करे। यदि शिक्षा हमें सवाल करना नहीं सिखाती तो वो अंधभक्तों को पैदा करने का कारखाना बन जाती है। मिडिल क्लास और गरीब दोनों ही इसके शिकार होते हैं। सरकार की क्रिटिसिज्म करना लोकतंत्र का एक बुनियादी पहलू है। क्रिटिसाइज का आरोप है कि आज के भारत में कानून के गलत इस्तेमाल के जरिए विरोध की आवाज को दबाया जा रहा है, जिससे आम नागरिक डर जाते हैं, सवाल पूछना बंद कर लेते हैं और आंख मूंद कर समर्थन करने लगते हैं। सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला कानून यूएपीए है। यूएपीए कैसे काम करता है? इस कानून के तहत गिरफ्तार किए गए लोगों के लिए जमानत मिलना बेहद मुश्किल होता है। अगर अदालत पहली नज़र में आरोपों को सच मान लेती है तो जमानत नहीं दी जा सकती, जिसमें लोगों को सालों तक जेल में रखा जा सकता है, भले ही उन पर लगे आरोप साबित ना हुआ हो। 2019 और 2023 के बीच यूएपीए के तहत 10,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि सिर्फ 335 लोगों को ही दोषी ठहराया गया। फादर स्टेन स्वामी 84 साल के एक जेसुइट पादरी और आदिवासियों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता थे। दर्शकों तक उन्होंने झारखंड में आदिवासी समुदाय के जमीन के अधिकारों के वकालत करने और जंगलों की सुरक्षा के लिए काम किया। 2020 में उन्होंने भीमा कोरेगांव मामले के सिलसिले में यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था। उन पर आरोप था कि उनके माओवादियों के साथ कनेक्शन थे। गिरफ्तारी के समय उनकी उम्र 83 साल थी। जेल में रहते हुए उन्हें पार्किंसंस बीमारी हो गई थी। जुलाई 2021 में जेल के अस्पताल में उनका निधन हो गया। कई लोग इस मौत को जुडिशियल मर्डर करार दिया है। उमर खालिद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के एक स्टूडेंट नेता है और शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। 2020 के दिल्ली दंगे के बाद उन्हें एक ऐसे मामले में यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था जिसमें बड़ी साजिश की आरोप लगाया गया था। अभी तक वो लगभग 5 सालों से जेल में बंद है। जब 84 साल के एक आदिवासी कार्यकर्ता की जेल में मौत हो जाती है, एक स्टूडेंट नेता बिना किसी सुनवाई के सालों तक जेल में बंद रहता है और पत्रोकार डर के मारे अपनी कलम खामोश कर लेते हैं, तो आम नागरिकों के सामने एक ही संदेशा जाता है। अगर आप सवाल पूछेंगे या क्रिटिसिज्म करेंगे तो आपका भी यही हश्र हो सकता है। इसी डर के वजह से ज्यादातर आम लोग खामोश हो जाते हैं और वो धीरे धीरे अंधभक्त बन जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल, आम लोग आंख बंद करके किसी को क्यों मानने लगते हैं? वो सवाल पूछना क्यों बंद कर देते हैं? वो किसी नेताओं को भगवान का दर्जा क्यों दे देते हैं? ये किसी एक पार्टी के समर्थकों का मामला नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम का हिस्सा है। आम लोग लॉजिक से ज्यादा इमोशन से चलते हैं। सरकार और उसकी मशीनरी उन्हीं इमोशन का फायदा उठाती है। डर, पाकिस्तान, मुसलमान, विपक्ष और ये सोचो कि देश खतरे में है। उम्मीद, अच्छे दिन, 56 इंच वाला नेतृत्व, राम मंदिर, देश का गौरव, गर्व, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, प्राचीन विरासत। जब इमोशन भड़कती है, लॉजिक और सच्चाई पीछे रह जाते हैं। बेरोजगारी, बढ़ती कीमतें और नौकरियों की कमी होने के बावजूद लोगों का ध्यान राष्ट्रवाद, धर्म और राम मंदिर जैसे मुद्दों की तरफ भटकाया जाता है। आम आदमी सोचता है देश और धर्म सुरक्षित है, भले ही अर्थव्यवस्था की हालत खराब हो। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो में एक लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।